नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत एक के बाद एक चौंकाने वाले निर्णय ले रहे हैं। अजब तरह से वो जुडिशरी में रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। एसआईआर पर जो मैंने कल बताया था आपको कि कैसे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि आपकी एसआईआर की प्रक्रिया किसी भी सूरत में पूरी होगी, और कोलकाता हाईकोर्ट को कह रहे हैं कि आप इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को तैनात कीजिए, अगर कम पड़ता है तो झारखंड और उड़ीसा के हाईकोर्ट से मदद लीजिए। दूसरी तरफ थोड़ी बहुत आलोचना भी हो रही है उनकी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन को लेकर के कोई चर्चा है तो उसको कहा कि इसको हटाइए। हटाना भी चाहिए। उस तरह से करप्ट पूरा इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईमानदारी तो है। लेकिन दिशा और सुशांत के मामले में कैसे पटाक्षेप होने वाला है, कैसे ये मामला सूर्यकांत जी के रहते रहते न्याय तक पहुंच जाना है, आज उसी कड़ी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना ये हुई कि एक कॉमन मैन, एक साधारण लॉ स्टूडेंट के पत्र को सीजीआई ने पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया। इसी से मुंबई में कोहराम मचा हुआ है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं किस पत्र की चर्चा कर रहा हूं? क्या पीआईएल है? क्या क्यूरेटिव पिटीशन होता है? इस सारी बारीकी को समझने के लिए और समझाने के लिए, इसका क्या इंपैक्ट होगा दिशा और सुशांत के केस में, हमारे साथ माननीय नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी आपका। नीलेश ओझा जी, ये ब्रेकिंग खबर क्या है, पहले तो वो बताइए, और फिर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि इस पत्र का क्या मतलब है, इसका मजमून क्या है, और सीजीआई ने क्या सत्तू बांध लिया है कि हम न्याय करके ही मानेंगे। क्या है कॉमन मैन अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी जो भी किया माननीय सीजीआई जी के नेतृत्व में किया कि एडवोकेट देवकृष्ण भामरी अपने, ये एक है, और एक लेटर है अपना जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन का, मैं आपको वो भी भेजता हूँ। ये दोनों लेटर को पीआईएल में उन्होंने रजिस्टर कर दिया। वो जो अच्छा, है वो मोटो ले लिया। हाँ, मतलब हाँ, लॉ वो कैसा स्टूडेंट है, ने खत लिखा। और आज मैं ये चाहता हूं कि लॉ स्टूडेंट जो हैं, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएट, वो सारे यूनिवर्सिटीज के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर आज का कार्यक्रम देखें। हाँ, तो इस पे जो है इन्होंने एक पत्र लिखा था, ये जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और दूसरा था अपना इनका एडवोकेट देवकृष्ण भामरी का। तो इसमें उनकी डिमांड क्या थी? अभी ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए, अभी आप, मैं समझा के बताता हूँ क्या आया था। हाँ, आइए स्क्रीन पे लेके। इनकी डिमांड यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट के रूल में, कि सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन अगर कोई किसी व्यक्ति की डिसमिस हो गई, या तो फिर किसी उसके बाद में उसने रिव्यू पिटीशन का उसको प्रावधान है, रिव्यू में भी कोर्ट ने उसके पॉइंट कंसीडर नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्यूरेटिव पिटीशन का एक नया प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया है। ये अभी दिया है? हाँ, ये 2002 में बनाया है। अच्छा, मतलब अगर कोई पिटीशन डिसमिस हो जाता है तो आपको रिव्यू पिटीशन डालने का अधिकार है। रिव्यू पिटीशन को भी एक प्रकार से डिसमिसल हो गया या आपके पॉइंट को नहीं लिया गया तो आप क्यूरेटिव पिटीशन फिर आप दायर कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन डालने का जो रूल बनाया है उसमें एक कोई लेना देना कुछ नहीं, एक कंडीशन डाल दिया कि सीनियर काउंसिल का सर्टिफिकेट लगेगा
क्या, अच्छा क्या लगेगा कि जो ग्राउंड मैंने रिव्यू में लिए थे वो जज ने कंसीडर नहीं किए, बस यही 4 लाइन लिख कर देगा सीनियर काउंसिल। तो ये सीनियर काउंसिल के सर्टिफिकेट के बगैर क्यूरेटिव पिटिशन फाइल नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने खुद प्रेमचंद गर्ग में इसके पहले ऐसे ही सिमिलर मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही रूल था कि किसी को रिट फाइल करनी है, पीआईएल फाइल करनी है, तो उसमें कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है कि इतना अमाउंट पहले डिपॉजिट करो तुम। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट फाइल करने का उसका ये फंडामेंटल राइट है। तो अब वो फंडामेंटल राइट में आप कंडीशन नहीं डाल सकते, तो फिर अमीरी तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसा करके आप एप्रिशिएट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जज बेंच ने, संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ही रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के खारिज किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही ये निर्णय था कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करना है तो आपने ये पैसा जमा करिए और उसके बाद आइए फाइल कीजिए। और लार्जर बेंच ने कह दिया कि नहीं, ये पैसा जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आ सकते हैं, अपनी बात कहिए, आपके लिए हम दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रूल था वो असंवैधानिक है। आप भेदभाव नहीं कर सकते न्याय के पहुंच में। कॉमन मैन को उसका न्याय मांगने का हक है, उसमें कोई भी बाधा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं डाल सकता, ऐसा लिखकर वो कानून रद्द किया। राइट टू गेट द जस्टिस, राइट टू गेट द जस्टिस, राइट टू गेट जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस का अधिकार। हाँ। आप क्या हुआ कि उसके बाद में जब ये क्यूरेटिव पिटीशन का लॉ बना तो इसमें फिर से कंडीशन डाल दिया कि सीनियर काउंसिल का सर्टिफिकेट लगेगा। आप मुझे इतना बताइए, एक गरीब आदमी है, वो सीनियर काउंसिल की 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अगर कपिल सिब्बल साहब जैसे लोग रहे तो 10 लाख 15 लाख जो भी है, ये फी कहां से देगा वो? तो इसका मतलब अमीर है तो तुमको पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है क्यूरेटिव का, कॉमन मैन को अधिकार नहीं है। एक दूसरी चीज, जो व्यक्ति को कोई वकील चाहिए ही नहीं, उसको कहा कि मुझे इन पर्सन लड़ना है, वो जाकर वकील को क्यों फी देगा? सही बात है। तीसरी चीज, जो पॉइंट्स का सर्टिफिकेट देने को बोला है ना सीनियर वकील का, वो कंडीशन इतनी मतलब उसको बोलेंगे हास्यास्पद है कि वो सिर्फ ये देखकर देगा कि यही जो ग्राउंड आज पिटीशन में ले रहा है ना, वही ग्राउंड उसने रिव्यू पिटीशन में लिया था। तो अभी ये सर्टिफिकेट देश के जो लाखों एडवोकेट है, कोई भी एडवोकेट दे सकता है। तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा था सर? ये जो माननीय चंद्रचूड़ जी थे, जो ध्वज लेकर के चल रहे थे, न्याय ध्वज, वो कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? नहीं, वो सुनो, कुछ जजेस ना, जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे ना, कुछ जजेस की मेंटालिटी क्या है मालूम है? कॉमन मैन को ज्यादा लॉ का नॉलेज नहीं होना चाहिए, उनको ज्यादा एक्सेस टू जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। एलीट क्लास, उसको डरा के रखो क्योंकि हम बहुत बड़े हैं। हाँ, और जस्टिस सूर्यकांत जी का कैसे, नो हार्वर्ड नो ऑक्सफोर्ड, कॉमन मैन की बात को, ये कॉमन मैन को बताओ, उसको प्रॉब्लम है एक्सेस टू जस्टिस में, लॉ क्या मैटर है बताओ, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो ये जो है ना, कॉमन फैमिली से जब वकील बनता है और एक आधा ऑक्सफोर्ड का जज बनता है, सीजीआई बनता है, और एक आधा ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ा हुआ जज बनता है, तो उनके डिसीजन में क्या फर्क रहता है आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये उसमें 3 बात आपने कही। एक बात तो ये कही कि आपको सीनियर वकील से
आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चाहिए। और वो प्रमाणित करने का जो पॉइंट है वो यही है कि भैया इस मामले में हमारा जो है रिट खारिज हो चुका है और फिर हमने रिव्यू पिटीशन डाला था वो भी खारिज हो चुका है, अब क्यूरेटिव डाल रहे हैं, उसी पॉइंट को आप जस्टिफाई कर दीजिए ताकि मेरा क्यूरेटिव पिटीशन डल जाए। नहीं, वो भी नहीं, इतना भी नहीं कि मैंने जो सुनो अभी सब, और एक कॉमन मैन को मैं और एक पिक्चर क्लियर करता हूँ। जब तक वो पिक्चर क्लियर नहीं होगा या ये पॉइंट आसानी से समझ में नहीं आएगा। एक और बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून बना के रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए भी अर्जी दिया है, वो भी माननीय सूर्यकांत जी को दिया है, हो सकता है उसमें भी अभी पीआईएल कन्वर्ट कर ले, अपेक्षा है हमको। क्या है मालूम है क्या? अभी ये बहुत कम लोगों को, आप हंसोगे, कॉमन मैन की तो बात ही छोड़ दो आप, ये जो तथाकथित खुद को समाज के ठेकेदार बोलने वाले जो सीनियर वकील है ना, लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए बोले हम लड़ते हैं, और खास करके बोले, खास करके याकूब मेनन वगैरह का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो बहुत ज्यादा हमको याद आ जाती है उनकी। हाँ, तो ये जो शर्जील इमाम के लिए न्यूयॉर्क से भी लेटर आ जाता है ना, उमर खालिद शर्जील, हाँ, तो ये जो सो कॉल्ड तीस्ता सेटलमेंट के लिए यूएन से ह्यूमन राइट का लेटर आ जाता है। तो ये जो तीस्ता सेटलमेंट के लिए तो कार्यक्रम देखते देखते बेंच गठित हो जाता है। हाँ, वो बेंच गठित हो, उधर से लेटर भी आ जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट से। तो हाँ, अभी हो गया। अब ये जितने ह्यूमन राइट्स के, मानवाधिकार के, सिटीजन राइट के सो कॉल्ड लीडर है, स्वयं घोषित, और ये इनका जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो भी मीडिया हाउस वगैरह, एक सवाल अभी आप देखो, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से कॉमन मैन पे अत्याचार हो रहे। भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, और उसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कॉमन मैन से जुड़ा हुआ मामला है। उस पे अगर ध्यान देंगे तो तथाकथित सिलेक्टेड कुछ बड़े वकीलों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब मैं बताता हूं, अभी लोग हंसेंगे कि हमको कितना दिन से हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं और ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं, जो न्याय की बात करते हैं। और ये सो कॉल्ड तुम्हारा समझो वो चिदम्बरम होंगे, अभिषेक मनु सिंह होंगे, जो मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रह चुके हैं, सत्ता में रह चुके हैं, और यह इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, इन्होंने क्या किया अभी देख ले जनता। अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को उसका कोई भी मैटर है, उसमें उसके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन आया या उसके हक का कुछ वायलेशन हुआ, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, तो इसके लिए उसको मिनिमम 2 रेमेडी, ये बाइंडिंग है। 2 रेमेडी कैसी? पहली रेमेडी है कोर्ट में, जो फेयर कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल है, जज है, और दूसरी रेमेडी अगर वो जज ने कुछ गलत किया तो उसके अगेंस्ट में एक अपीलेट रेमेडी। ये बेसिक रूल है, ये मतलब यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 10, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 9 जज बेंच में पुट्टा स्वामी में कहा ये देश, सारे देशवासियों को लागू है, क्योंकि भारत देश उसका सिग्नेटरी है, और ये इंडिया में जितने लोग हैं ये सबको ये प्रोटेक्शन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत लागू है। हो गया। अब एक केस लीजिए, एक व्यक्ति हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाता है, गरीब आदमी, एक नॉर्मल केस ले लीजिए, 498 का जो डोमेस्टिक वायलेंस के वगैरह 498 आईपीसी है, जिसका जो भी बीएनएस के सेक्शन है, उस व्यक्ति के खिलाफ में एक गलत झूठा केस रजिस्टर करते हैं। किसके खिलाफ में? लड़का रहता है एक गांव में,
लड़के के माता पिता रहते अमेरिका में, लड़के की बहन उसके जीजा रहते और दूसरे कंट्री में, उनका यहाँ से कोई लेन देन नहीं है। बट लड़की उसको हरास करने के लिए, जो घर की बहू है, एक झूठा केस रजिस्टर करती है कि ये केस में मेरे पर अन्याय हुआ, मेरे को दहेज मांगा, ये मांगा, जो भी है, एफआईआर रजिस्टर हो गया। आप वो फैमिली के जो लोग हैं वो कहते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं कि साहब ये देखिए हमारा पासपोर्ट, हमारा वीजा, ये जिस दिन कह रहे हैं उस दिन तो हम ना इंडिया में हैं और ना हमारा इससे कोई संबंध है। इन्होंने दोनों ने अपने मन से शादी की थी, हमारा इसमें कोई लेन देन। अब हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना के रख दिया, हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे केस में तुरंत केस खारिज कर दे और उनके ऊपर कार्रवाई करे, झूठी कंप्लेंट देने वालों पे, कंसर्न पुलिस अधिकारी पे। और इवन नए जजमेंट आए, जस्टिस पार्टी वाला जी ने महावीर वर्सेस स्टेट में जजमेंट दिया कि सरकार पे कॉस्ट लगाए, सरकारी वकील के ऊपर जो उसने सही लॉ नहीं बताया तो उसके ऊपर कॉस्ट लगाए, 5 लाख रुपए कॉस्ट लगाई है अभी। तो ये लॉ है। आप मान के चलिए कि हाईकोर्ट जज ने वो काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, बल्कि झूठ मूठ का लिख के उसके खिलाफ में स्ट्रिक्चर पास कर दिया। किसके खिलाफ में? लड़के के पिताजी के खिलाफ में, जो रिकॉर्ड पे है ही नहीं। आप कॉमन मैन को प्रॉब्लम कहां जाता है मैं बताता हूं। देखिए, सब जजेस वैसे नहीं है, ये बात तो मानना पड़ेगा, बहुत जजेस अच्छे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई बार जजेस कैसा करते हैं मैं बताता हूं आपको। ऐसी फाइल आई, क्या है तुम्हारा ये, अभी तो भी थोड़ा सा जरा अभी कम हो गया, पहले तो एक साथ सीरियल नंबर 1 से 30 डिसमिस्ड, सीरियल नंबर 31 नोटिस, सीरियल नंबर 32 से 60 डिसमिस्ड। एक ऐसा होता, ऐसे होती थी सुनवाई, ऐसे होती थी सुनवाई। हाँ, फिर क्या, तो एक बार एक हमारे सीजीआई थे, उन्होंने बोला कई जजेस को जल्दी रहती कि खाना दोपहर का घर पे जाना है ये बोर्ड खत्म करके, और कई जजेस सोचते हैं कि नाश्ता भी घर पे ही करना है ये मैटर निपटा के। तो ये होता था, हो गया। अभी थोड़ा सा उसमें ये कौन जज बोल रहे थे सर? ये कौन से जज ने ये टिप्पणी की थी कि इनको खाना और नाश्ता का चिंता है ज्यादा? मैं देता हूं आपको। मैं और एक बताता हूं, उन्होंने एक वर्ड क्या कहा था, सुन लीजिए आप। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको एग्जैक्ट नाम बोलता हूं। उन्होंने स्पीच दिया जजेस को, एक जस्टिस RM लोढ़ा भी थे और एक मेरे ख्याल से जस्टिस RS लोढ़ा, आपको नाम हो। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला कि डोंट डिलीवर जजमेंट्स, डू जस्टिस, एक वर्ड बोला था सारे जजेस को। लेकिन मैं आपको उन्होंने जोक बताया था। उन्होंने कहा देखो, बोले एक बार क्या हुआ, एक आदमी गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा मुझे आंख का और कान का जॉइंट स्पेशलिस्ट चाहिए। तो बोले ऐसा तो कोई स्पेशलिस्ट नहीं आता है। बोले या तो ENT रहता, आंख नाक नाक कान और ये गला, और आंख का आई सर्जन डिफरेंट रहता है। तो बोले नहीं मुझे यही चाहिए। बोले अच्छा, ऐसा चाहिए क्यों तुमको? तो बोले उस आदमी ने बोला कि मैं एक जूनियर वकील हूं, तो जो मैं अभी आजकल सुप्रीम कोर्ट का जो विषय है, तो जो मैंने किताबों में पढ़ा है वो मेरे को कोर्ट में दिख नहीं रहा है, और मैं जो सुन रहा हूं वो मतलब जो मैं देख रहा हूं वो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, जो सुन रहा हूं वो किताबों में दिख नहीं रहा है मुझे। मतलब तो आंख और कान का कोई संबंध स्थापित हो ही नहीं रहा है कोर्ट में। तो या तो आंख और कान मेरा वाकई में खराब हो गया है, तो इसका एक साथ हमको डॉक्टर चाहिए जो दोनों देख सके। हाँ, तो बोले ये जो कानून की किताबों में जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग जजमेंट,
फंडामेंटल राइट, फेयर ट्रायल, ये मेरे को किताबों में दिख रहा है, मुझे कोर्ट में नहीं दिख रहा किताबों में दिख रहा है, कोर्ट में नहीं दिख रहा है। कोर्ट में ना सुनाई पड़ रहा है, ना दिखाई पड़ रहा है, ना सुनाई पड़ रहा है। पढ़ने में आ रहा है पर सुनने में नहीं आ रहा है कोर्ट में कि ऐसा प्यार से जज ये करता है। चलो ये हो गया एक लाइट ह्यूमर। अभी आते हैं सीरियस बात पे। तो जब आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो आपने पिटीशन लगाया कि साहब ये लॉ है, ये फैक्ट है, ये आपके बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, आपने ही लॉ बनाया, ऐसे केस में निर्दोषों के खिलाफ की केस खारिज करके पुलिस पर, शिकायतकर्ता पर और सरकारी वकील पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। आपकी बात हाईकोर्ट ने नहीं माना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोई डिस्क्रिशन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं कहा, कोई भी जज ऐसा काम नहीं कर सकता। व्हाट प्लीजेज द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ द लॉ। तुम कोई ये नहीं हो, राजा नहीं हो, तुम राजकुमार नहीं हो कि मेरे मन को भाया वही कानून नहीं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में मेडिकल काउंसिल का जजमेंट 2018 का, तो मेडिकल काउंसिल 2016 है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और सीबी मैथ्यू का 2018 का है। उन्होंने क्या कहा कि आपको कितना भी ये पोस्ट ग्लैमरस लगता हो, लेकिन ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट जिम्मेदारी का है और आपको कानून के दायरे में रह के काम करना है। आपने शपथ क्या ली है? मैं अपने पद का निर्वहन किसी को फियर, फेवर, अफेक्शन, इलविल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से करूंगा। अब सोम मित्तल में 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाया और एक जजमेंट दिया, वो भी लॉ ऑफ द लैंड है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कोई भी आदेश लिखने से पहले खुद वेरीफाई कर ले कि मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं उसके कॉन्ट्ररी कोई लॉ है या नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति ने अगर कोई लॉ नहीं भी बोला तो भी करेक्ट लॉ अप्लाई करने की जिम्मेदारी सारे जजेस की है। फॉरगेट अबाउट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है यहां पर, आपका पिटीशन है, हाँ, वी डोंट सी एनी रीजन, एसएलपी डिसमिस्ड, एक लाइन का ऑर्डर होता है। अब आगे का जो का, अब एक लाइन का ऑर्डर है तो जो हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है वन अपील का, अपील मतलब क्या है, आपकी पूरी बात सुन के रीजन ऑर्डर करना चाहिए। रीजन ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने 50 जजमेंट देके रखे हैं कि आपको ऑर्डर में होना क्या चाहिए। इस पार्टी ने क्या कहा, अब अपोजिट पार्टी सरकार या अपोजिट वकील, उनका क्या कहना है, इस पर लॉ क्या कहता है और मेरा ओपिनियन क्या है। ये 4 चीजें जब तक ऑर्डर में रहती नहीं है वो कोई ऑर्डर है ही नहीं। नॉन रीजन ऑर्डर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ द पार्टीज। ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूल बना दिया है। 50 जजमेंट है, 50 जजमेंट है, सुनो। अच्छा, हाँ, मतलब वन लाइन का जजमेंट तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। रिजेंट जजमेंट आपको देना ही पड़ेगा। उसका अधिकार है, राइट टू नो। मैंने लिए वाला ग्राउंड आपको पसंद क्यों नहीं आया। आप जज हो ना भाई, आप राजा तो हो नहीं कि भाई नहीं, yes. मैं बाउंड नहीं हूं किसी को बताने में। 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में क्लियर बोलता है कि तुम आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए तो भी आप पब्लिक सर्वेंट हो ना, तो आपको तो सारे नियमों से बंधे हुए हो। और कोर्ट किसके लिए बने हैं? कोर्ट तो लिटिगेंट के लिए, जनता के लिए बने हैं ना। तो हो गया। अब
उसमें लिखा है कि रीजन इज हार्ट बीट ऑफ द जजमेंट विदाउट विच इट बिकम्स लाइफलेस। हो गया। लाइफलेस अब क्या मतलब किया, यूजलेस। हाँ यूजलेस। और उसने बोला ना ये विशेड हो गया कोई, ये दिस इज नो जजमेंट इन द आईज ऑफ लॉ, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अभी का अब ऐसी लेटेस्ट जजमेंट है विशाल पटेल का। परिस्थिति में जो आपके पत्र को जो लिया है, ये पत्र को पीआईएल में कन्वर्ट कैसे किया और उसका फिर दिशा सुशांत से क्या रिश्ता है? नहीं रुकिए ना, रुकिए, एक एक मुद्दे पे आते हैं, सुनिए। तो अभी अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया, अब उसमें से क्या किया मालूम है क्या? कुछ एक दो जज ने जजमेंट में क्या लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या हमारे आदेश के ऊपर में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए हमको कोई रीजन देना बंधनकारक नहीं है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का जज ने एक वर्डिक्ट दे दिया ऐसा? हाँ, ये एक छोटे बेंच ने दे दिया है। अब ये जो जजमेंट है ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और खुद सुप्रीम कोर्ट के लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अगेंस्ट है। हो गया। तो वो जजमेंट, फिर भी ये प्रैक्टिस कई मैटर में चालू है, ठीक है, चालू है। हाँ। अब आगे का जोक सुनिए। कोई बात नहीं, आपने पिटीशन डिसमिस किया, डिसमिस करने के बाद में आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान का आर्टिकल 137, आपको एक अधिकार है कि आपने रिव्यू पिटीशन लगानी। अब रिव्यू पिटीशन में कि साहब मेरे ये ग्राउंड पे आपने कंसीडर नहीं किए, आपने ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड गलती कर दी। तो अब ये रिव्यू पिटीशन, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जजमेंट में लिखा कि अगर तुम रीजन दोगे ही नहीं तो तुम्हारा रीजनिंग गलत कैसा है, इस पे उसका बेचारे का अधिकारी खत्म हो जाएगा उसको चैलेंज करने का। तो ये तो और एक्स्ट्रा तुम उसका अपीलेट ज्यूरिडिक्शन पे एनक्रोच कर रहे हो तुम। हाँ, तो ठीक है, अभी उसने रिव्यू पिटीशन में कि रिव्यू पिटीशन में कि साहब आपने ये वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंसीडर नहीं किया, इसमें आप एसएलपी डिसमिस नहीं कर सकते थे, आप पिटीशन डिसमिस नहीं कर सकते थे, ऐसा उसने रिव्यू लगाया। इसका मतलब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नहीं? अरे अपील करने का जो अधिकार है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमेटी 17 जज की कमेटी, उन्होंने क्या किया, उसका वन ऑफ द सिग्नेटरी इंडिया भी है। उन्होंने कहा एक श्रीलंका का केस हुआ, अमेरिका का हुआ, स्पेन का हुआ, रशिया का हुआ, ऐसे ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल अथॉरिटी है। हाँ, तो आपने उसको देखो, रिव्यू अलग होता है कि जो जज के मन में आया वो डिस्क्रिशन में, हाँ लगा तो नहीं लगा तो, बोला डिस्क्रिशनरी ज्यूरिडिक्शन इज नॉट द कंप्लायंस ऑफ अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। फुल रिव्यू चाहिए और वो भी ओपन चाहिए, फेयर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने कहा आपने सिटीजन के इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, एक स्पेसिफिक फेयर अपीलेट रेमेडी प्रोवाइड करो और वो पूरा सरकार वहां की मिलके इस व्यक्ति को कॉम्पेंसेट करे। ऐसे ऑर्डर पास हुए हैं और वो ऑर्डर पास करने वाले 17 जज की जो कमेटी है उसमें इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पीएन भगवती साहब, वो वन ऑफ द मेंबर थे। समझे? अब ये हो गया कि वो तुम्हारे डिस्क्रिशन पे नहीं है, उसका फंडामेंटल राइट है, नहीं तो सरकार कॉम्पेंसेशन देने को बाध्य है। भले ही वो बाद में कंसर्न जज से
सरकार वो कॉम्पेंसेशन वसूल सकती है। ऐसे भी केस लॉ है, खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के है। चलो अभी आते हैं मुद्दे पे। अब रिव्यू में अत्याचार की हद हो गई। अभी पहले तो एक है कि एसएलपी में अन्याय हो गया, रिव्यू में तो आपको अभी शॉक हो जाओगे आप, कई लोगों ने इस पॉइंट पे कभी बोला ही नहीं। रिव्यू पिटीशन आपने लगाया तो पहले क्या होता था, रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में सुनी जाती थी, आर्गुमेंट होता था, फिर उस पर डिसीजन होता था कि साहब आपने देखो जल्दबाजी में लिख दिया, लेकिन ये केस लॉ, फिर जज कोई गलती मान लेता था, कोई थोड़ा सा मैं मेरी गलती नहीं मानूंगा, जो भी है। तो या तो उसमें कोई एडमंड जजेस रहते थे, कोई अच्छे जजेस रहते थे, और कुछ करप्ट और डिसऑनेस्ट जजेस भी रहते थे। तो वो लोग फिर अपनी ऑर्डर बोलते थे नहीं चेंज करेंगे, ऐसे नहीं चेंज मतलब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रहते हुए भी नहीं करते थे। चलो ठीक है। बाद में क्या किया मालूम है क्या, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक नया रूल बना दिया। क्या रूल बनाया मालूम है? कि रिव्यू पिटीशन अगर किसने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तो वो पिटीशन की कोई सुनवाई नहीं होगी, वो जज के चेंबर में जाएंगी और जज को लगा तो खारिज कर देगा बिना कोई कारण दिए, और जज को लगा तो जज बोलेगा ठीक है मैं ओपन कोर्ट में सुनता हूं। तो ये ओपन कोर्ट में सुनने का चांस हजारों में एक आधा रहता है, और मेरे नॉलेज में आज तक कोई भी गरीब का रिव्यू ओपन कोर्ट में हियरिंग के आने ही नहीं दिया, आया ही नहीं वो एक। और उसमें मतलब ये हुआ कि बंद कोठरी में रिव्यू पिटीशन पे अगर कोई डीलिंग करने का हो अधिकार, तो वो अधिकार दे दिया, इधर ओपन कोर्ट में जाए या नहीं जाए, रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो। अभी सुनिए ना, और उसमें भी सुनो, आप एक बार के लिए अगर आपने 5 ग्राउंड लिख दिए, आपने बोला कि साहब आपने जो ये लिखा है ये सुप्रीम कोर्ट के लॉ के तहत है, ऐसा पॉइंट लिखकर दे दिया। देने के बाद में वो जगह अगर ऑर्डर में लिखता कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सही है, तो उसको ओपन कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर उसने लिखा कि नहीं ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसके आगे एक बड़े बेंच का जजमेंट ये है, इतना भी लिख देता तो बेचारे सुनने वाले को समाधान हो जाता। लेकिन उसमें भी रीजन नहीं, एक लाइन की ऑर्डर, वो फिक्स, वी हैव गॉन थ्रू द दिस, हमने देखा है, हमको इसमें कुछ नहीं लगा। अच्छा केस क्या है, इसका ग्राउंड क्या, कुछ नहीं, एक कॉमन, हमने केस देखा है, हमको इसमें कुछ तथ्य नहीं मालूम पड़ा, रिव्यू डिसमिस्ड, आज एक लाइन की ऑर्डर। अब ये हो गया। इसमें अभी ये जो रिव्यू को इन्होंने बंद कमरे में सुनवाई का जो किया ना, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के जजमेंट्स के अगेंस्ट है। 1954 में संविधान पीठ बैठा था, गुलापल्ली का केस है, वहां से लेकर अभी तक कई जजमेंट है। वो क्या कहते हैं मालूम है क्या? ओपन एंड फेयर हियरिंग इज ए बेसिक फंडामेंटल राइट। और उसमें यह कहा कि जिस जज ने सुना है वही ऑर्डर पास कर सकता है, सिर्फ रिटन फाइल और रिटन आर्गुमेंट के बेस पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब ओरल हियरिंग होती है, ओरल हियरिंग के समय जज कुछ डाउट पूछता है तो हियरिंग करने वाला वकील या पार्टी जज को समझा कर बता सकती है कि आपका ये जो डाउट है इसका जवाब ये है। तो उन्होंने कहा ओरल हियरिंग हैज नो सब्स्टिट्यूट, रिटन आर्गुमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट टू ओरल हियरिंग। ये लॉ बनाया हुआ है देश का। और ओरल हियरिंग नहीं दिया करके मेनका, गांधी का 7 जज बेंच का जजमेंट से लेके तो लेटेस्ट तक कई जजमेंट्स है, उसमें वो आदेश को खारिज किया गया है। लेकिन ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को इग्नोर करके
रिव्यू पिटिशन चल रहे हैं, डिसाइड हो रहे हैं बंद कमरे में, और बिना रीजन के। जनता को मालूम नहीं बंद कमरे में क्या हुआ, और ना ऑर्डर में लिख के आ रहा है, तुम्हारा हमने रिजेक्ट कर दिया बस। अरे क्यों? आप हमको सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? भगवान जाने ये कौन सा लॉ है, कौन सा संविधान है, कौन सा लोकतंत्र है। चलो आते हैं। अच्छा, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है नहीं। चलो आते, कोई बात नहीं। ये किसी को दिखा नहीं है। तुम्हारे लॉ मिनिस्टर बन गए थे, तुम्हारे अभिषेक मनु सिंह भी हो गया, चिदम्बरम हो गया, किसी के ख्याल में नहीं आया कि ये इनजस्टिस दूर करने का, क्योंकि उनके काम हो रहे थे, बड़े लोगों के काम हो रहे थे। तो गरीबों के लिए कुछ इन्होंने किया नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, कॉमन मैन के लिए। तो या तो फिर इनके समझ में नहीं आया, फिर इनके समझ में नहीं आया तो फिर इनकी लेवल क्या है आप समझ लीजिए। और समझ में आके नहीं किया तो कितने बड़े डिसऑनेस्ट है ये भी आप देख लीजिए। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। जब बंद कमरे में पॉइंट कंसीडर नहीं किया तो ग्रॉस इनजस्टिस हो सकता है। ये बात को कंसीडर किया और 5 जज बेंच ने 2014 में एक एक्सेप्शन दिया कि सिर्फ मर्डर वाली जो केस है, डेथ पेनल्टी जिसमें, उसकी रिव्यू एज ए रूल ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी। जो बाद में देखा ना कंप्लेंट आ रहे लोगों के, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो वाली सुनी जाएगी। क्यों मालूम है क्या? ये नियम के पीछे बहुत बड़ा कारण मुझे वो लगता है। कौन सा वाला? कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने उठा के डेथ पेनल्टी दे दिया। समझे क्या आप? 3 बेंच ने फिर उस पेनल्टी को खारिज किया। हाँ। तो अगर वो उस गौर करो, अगर उसकी रिव्यू अगर ओपन कोर्ट में नहीं सुनी जाती तो क्या हाल होता? तो ठीक है, पेनल्टी हो गई होती, एग्जीक्यूट हो गई होती। हाँ, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या बोला, नहीं, जहां लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब इतना बड़ा कैपिटल पनिशमेंट का है, जिंदगी का सवाल होता है, तो वहां पर रिव्यू ओपन सुनने की। अब इसी पॉइंट पे हमने पकड़ा, हमने कहा कि ठीक है, आप लाइफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का किरण बेदी का जजमेंट है, जो राइटस पर्सन है, मतलब पर्सन विथ ऑनर वाला है, उसके लिए उसकी जो बदनामी होती ना, वो मौत से भी बदतर है उसके लिए। गीता का श्लोक कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपकी जो डेथ पेनल्टी का जो लॉ है ना, वो हर उस आदमी को लागू है जिसके लिए उसका क्वार्ट जो है उसको जान से ज्यादा प्यारा लगता है, और हर आदमी के लिए उसका लाइफ एंड लिबर्टी जो है ना, वो उसको बहुत ज्यादा प्यारा है। उसके लिए आदमी कई बार जान दे देता है। तो फिर उनके लिए आप ओपन कोर्ट में हियरिंग कर सकते, तो ये केस में आपको करना ही पड़ेगा आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये ग्राउंड पे हमने एक पिटीशन भेजा। अब सेकंड पॉइंट, फिर क्या हुआ, ये सीनियर काउंसिल शांति भूषण वगैरह, इन्होंने एक पिटीशन डाला, रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002 का। उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपका रिव्यू पिटीशन इफेक्टिव नहीं है, कॉमन मैन के लिए आपको और एक रेमेडी देना ही पड़ेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यूरेटिव पिटीशन बनाया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि रिव्यू पिटीशन में भी गलत ऑर्डर हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम अच्छा आगे बढ़ाया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, उन्होंने बोला क्यूरेटिव पिटीशन। अब क्यूरेटिव पिटीशन का टेक्निकल आप थोड़ा समझ लीजिए, कॉमन मैन को नहीं समझ में आता है। वो क्या होता है कि सपोज 2 जज बेंच है, 2 जज बेंच ने किसी का एक रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया, उसके ग्राउंड नहीं लिया।
नहीं लिया तो अगर वो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करेगा तो सीनियर मोस्ट 3 जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, वो 3 जज और ये 2 जज, ऐसा मिलके 5 जज के बेंच के पास में मैटर जाएगा। ओह अच्छा, वो दोनों जज रहेंगे इसमें? रहेंगे अगर रिटायर्ड जिन्होंने होगा तो ऑर्डर नहीं किया रहेंगे। है, जिसके खिलाफ रिवीजन मैंने रिवीजन जिसने रिवीजन पे रिव्यू पिटीशन को खारिज किया है, उन दोनों को भी उस बेंच में रखना अनिवार्य है। ये हाँ मैटर ऑफ रूल बन गया। हाँ, अच्छा। रूल बन गया। अब इसमें से जो रिटायर्ड हो गया वो नहीं रहेगा, फिर एक ही बचेगा फिर सपोज। तो 3 जज बेंच गया और ये 2 मिलके 5 जज बेंच के पास जाएगा, वो अंदर में अपना देखेंगे मैटर को, उसमें से उनको ग्राउंड लगा तो मेजॉरिटी का ओपिनियन, हाँ, तो 3 लोगों को भी लग गया, 2 लोगों को नहीं लगा, तो वो मैटर को सुनवाई के लिए लिया जाएगा और फिर उसी 2 जज के पास भेजा जाएगा कि नहीं, आप इसको कंसीडर कीजिए। ये रूल बनाया उन्होंने। अब ये रूल बनाते समय में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया कि ये सीनियर काउंसिल का सर्टिफिकेट लगेगा। अब क्या लगेगा कि जो ग्राउंड हमने पहले लिए थे वो ग्राउंड कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। अब ये बताने के लिए सीनियर काउंसिल का काय को चाहिए, ऑन रिकॉर्ड तुम्हारा कोर्ट का क्लर्क भी देख सकता है, रजिस्ट्री भी देख सकती है, कोई भी देख सकता है ये ग्राउंड थे कि नहीं थे पहले। और दूसरी चीज, वो आदमी एफिडेविट दे रहा है ना, जो पिटीशन फाइल कर रहा है वो आदमी एफिडेविट दे रहा है, और उसमें आपको अधिकार है, उसी जजमेंट में लिखा है कि अगर उसकी बात अगर गलत पाई जाती है, फ्रिवोलस पाई जाती है, तो उसके ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सकता है कोर्ट। आप कॉस्ट इंपोज करो, झूठा एफिडेविट दिया तो परजुरी 7 साल की जेल दो उसको, लेकिन कंडीशन आप नहीं डाल सकते क्योंकि ये कंडीशन असंवैधानिक है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। गरीब आदमी को आप कोर्ट में आने से नहीं रोक सकते। और आप हिस्ट्री चेक कर लो, एक भी गरीब आदमी बेचारा क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं कर पाया है पिछले 24 साल में। जब से बना है ना, अब इस पीआईएल पे आइए। हाँ, तो अभी ये सारे मुद्दों को लेकर पत्र लिखे गए माननीय हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी के पास। तो सूर्यकांत जी ने ये जो 2 पत्रों को PIL-E में रजिस्टर करवाया है। PIL-E यानी एपिस्टल मतलब लेटर, PIL लेटर पिटीशन, जो लेटर को कोर्ट कंसीडर करता है उसको PIL ब्रैकेट में ही कहते हैं। तो ये इसमें रजिस्टर करवाया, उसका मैसेज आया। इसमें सुनेगा मैंने, वो अपील कौन करेगा? जो उसने पत्र लिखा है उसको अपीयर होना पड़ेगा। सुनिए उसमें क्या होता है मैं बताता हूं। अभी प्राइमा फैसी ये कंसिडरेशन में पाई गई। आप क्या होता है, इसको अभी PIL नंबर मिला है, उसके बाद में सीजीआई द्वारा नॉमिनेटेड कोई जज या सीजीआई खुद उसको फिर से एक बार देखकर फिर उस पर ऑर्डर करता है, तब इसको रीट पिटीशन नंबर लगता है। या फिर PIL नंबर दिया जाएगा जो भी एक्स्ट्रा देना है, या मेरे ख्याल से इसी नंबर पे, मतलब उसमें इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के रूल ऐसी कोई कंफर्म नहीं है, तो लेकिन उसको बाद में फाइनल नंबर मिलेगा और फिर वो सुनवाई के लिए सीजीआई जिस कोर्ट को कहेंगे वो या तो खुद के कोर्ट में वो सुनवाई के लिए आएगा। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसे एक जीत के रूप में देखा जाए। इसका इम्प्लीकेशन संक्षेप में बता दीजिए, दिशा सुशांत के केस में क्या होगा? नहीं, दिशा सुशांत का तो एक छोड़ दीजिए आप, इस केस का फायदा सारे देश को होने वाला है कि मतलब जो लाखों एडवोकेट्स है जिनके पास में वो डेजिग्नेशन वाला स्क्वायर गाउन नहीं है, जो सिलेक्टेड फ्यू है, तो उनका सर्टिफिकेट जो लगता था, अभी कोई भी वकील का सर्टिफिकेट लग सकता है। इवन जिस व्यक्ति के पास वकील नहीं है वो उसका इन पर्सन एफिडेविट अंडरटेकिंग उसका भी चल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीजीआई सूर्यकांत के कार्यकाल में इस तरह की घटना होना कि एक पत्र जाए और उस पत्र को संज्ञान में लेकर के PIL-E में कन्वर्ट कर देना और उसका फिर आगे वो प्रॉपर PIL के रूप में हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है।
और ये कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो सीजीआई सूर्यकांत ने कॉमन मैन को कैसे सीजीआई सूर्यकांत प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि बड़े बड़े माफिया सब जो हैं वो चौकन्ने हो जाएं। अब वाकई में जो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि ये अदालत गरीबों के लिए 24 घंटे खुला हुआ है, कॉमन मैन के लिए खुला हुआ है, पैसे वालों की जागीर अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आपके इस पत्र को जैसे ही सीजीआई सूर्यकांत ने संज्ञान में लिया, ये बात साबित हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत का जो एक एक कदम है वो कॉमन मैन के हित के लिए कैसे उठ रहा है। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।